दोस्तों, एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। जो ये चैप्टर है ये है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इंडेक्स के हिसाब से किसी में चैप्टर नंबर 5 हो सकता है तो किसी में 6 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। किसी में 7 भी हो सकता है। तो हमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग ना बताते हुए मैं चैप्टर बता देता हूं। जो मेरे पास बुक है वैसे तो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना, बट उत्पादन फलन से आप इसको जानो, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। काफी छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, उत्पादन फलन होता क्या है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। तो मैंने कहा इससे अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक आगतों, भौतिक मतलब होता है फिजिकल और आगत मतलब होता है इनपुट। तो ये फिजिकल इनपुट की बात कर रहा है, कच्चे माल की बात कर रहा है, ठीक है। तथा भौतिक उत्पादन यानी फिजिकल आउटपुट, यानी फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच फलनात्मक संबंध से है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी फलन आता है तो फलन संबंध को बताता है। तो संबंध लिख लो या फलनात्मक संबंध लिख लो, बात एक ही है। तो इससे अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है, यानी किससे, फलनात्मक संबंध से है। फिजिकल इनपुट का फिजिकल आउटपुट के बीच संबंध। QX इक्वल टू F ब्रैकेट में L कोमा K, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, आराम से छोटा सा क्वेश्चन बनता है, मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है ना, आगे जाके। तो QX क्या है पे, क्वांटिटी ऑफ गुड X, क्वांटिटी ऑफ गुड X मतलब वस्तु X का भौतिक उत्पादन। QX को बोलते हैं वस्तु X का भौतिक उत्पादन, यानी क्वांटिटी ऑफ गुड X यहाँ पे। उसके बाद F मतलब होता है फंक्शन यानी फलन, जहां पे L मतलब लेबर होता है, लेबर मतलब श्रम हो गया, और K मतलब कैपिटल माना जाता है यानी पूंजी, ठीक है। तो श्रम की भौतिक इकाई, पूंजी की भौतिक इकाई। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, इससे अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है। QX इक्वल टू F ब्रैकेट में L कोमा K, जहां पे QX मतलब होता है वस्तु X का व्यय, X वस्तु का भौतिक उत्पादन, ऐसे भी लिख सकते हो X वस्तु का भौतिक उत्पादन, F मतलब फलन, L मतलब श्रम की भौतिक इकाई और K मतलब पूंजी की भौतिक इकाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे इसे। इसके बाद, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया सारा। इसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो उत्पाद को इस चैप्टर में 3 पार्ट में तोड़ा गया बेटा। कितने पार्ट में तोड़ा गया, 1, 2 और 3। आप साथ साथ मेरे साथ बना लीजिए। उत्पाद को इस चैप्टर में कितने पार्ट्स में तोड़ा गया, 3 पार्ट्स में तोड़ा गया। पहला अगर हम बात करें तो पहले को बोलते हैं कुल उत्पाद, ठीक है। दूसरा हमारा है औसत उत्पाद और तीसरा हमारा है सीमांत उत्पाद, ठीक है ना। कुल उत्पाद को टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं क्योंकि आपको इंग्लिश में नाम याद रखने पड़ते हैं इस चैप्टर में। तो टोटल प्रोडक्ट, शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, इसको TP बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट यानी हमारा ये होगा क्या, AP, और ये हमारा हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट यानी ये हमारा हो गया MP, ठीक है ना। तो हमारा TP, AP और MP साथ साथ में उतारते रहिए आप सब मेरे साथ, है ना। चलो यहां तो हो गया। इसको एक और चीज बोल सकते हैं, देखो कई बार एक नाम और चेंज आता है, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं कुल भौतिक उत्पाद,
क्या बोलते हैं, कुल भौतिक उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, शॉर्टकट में टीपीपी। क्या बोलते हैं, टीपीपी। तो आपको टीपी और टीपीपी ये याद रखने होते नाम। तो टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ये लिखा हुआ आ सकता है। इसको बोलते हैं औसत भौतिक उत्पाद, यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, यानी एपीपी। क्या बोलते हैं, एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो एपी बोलो या एपीपी बोलो, ठीक है। यहां पे टीपी बोलो या टीपीपी बोलो। और इसको बोलते हैं सीमांत भौतिक उत्पाद, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है ना। एक मिनट मार्कर गिर गया, मैं उठा लू उसे। यहां तक हो गया, ठीक है ना। यहां पे समझ में आ गया होगा। उतारो फटाफट से इसे। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली डेफिनेशन देखो हमारे पास क्या है। कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट बोलो या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलो, ये होता क्या है, ठीक है ना। तो उसने बोला एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं, यानी एक निश्चित समय में, ठीक है ना, आपने जो वस्तु और सेवाएं आपने उगाई है उनकी मात्रा के कुल योग को, अगर मैं उनकी टोटल मात्राओं को जोड़ दूं तो जो निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कुल उत्पाद बोलेंगे। जैसे आपने पहले 8 यूनिट उगाई, फिर 10 उगाई, फिर उसके बाद क्या नाम है 12 उगाई, तो फिर 8 और 10 18 और 12 30, तो टोटल उत्पाद कितना हो गया, 30 हो गया। तो ऐसे बोल रहे हैं एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं की जो मात्रा है उसके कुल योग या कुल जोड़ को कुल उत्पाद कहते हैं। और ये कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट का, एवरेज प्रोडक्ट इनटू है लेबर। बहुत सारे टीचर यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं, बट याद रखना यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड नहीं आता है, यहाँ पे लेबर आता है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होती है, लेबर। तो यहाँ पे एल यानी लेबर को, जो लेबर यानी श्रम है ना, श्रम की इकाइयों की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद जो 2 चैप्टर है लागत और संप्राप्ति यानी आगम वाला चैप्टर, वहां पे क्वांटिटी की बात करते हैं। क्योंकि देखो कॉस्ट जो निकाली जाती है वो किसकी निकाली जाती है, क्वांटिटी की। जितनी क्वांटिटी तुम उगाओगे उसकी कॉस्ट क्या है, तो वहां पे क्वांटिटी यूज होता है। या तुम मार्केट में किसको बेचते हो, क्वांटिटी की, तो वहां पे क्वांटिटी की बात करते हैं। बट यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन कर रहे हो तो हम लेबर की बात करेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। इस चैप्टर में हम एल का यूज करते हैं, लेबर। तो श्रम की इकाई से मल्टीप्लाई किया, टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए एवरेज प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया लेबर से, ठीक है ना। और टोटल प्रोडक्ट निकालने का एक फॉर्मूला और है, समेशन ऑफ एमपी यानी सिग्मा एमपी। ये फॉर्मूले मैं याद कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले मैंने लिख दिया बस एक बार कि टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है किसके, एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है श्रम की इकाई यानी एल से। और टीपी निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एमपी यानी सिग्मा एमपी। क्लियर हो गया। ऐसी औसत उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, औसत भौतिक उत्पाद बोल सकते हो। तो औसत उत्पाद से अभिप्राय परिवर्ती कारक, ठीक है। कारक 2 तरह के होते हैं, एक तो परिवर्तीय होता है, एक होता है स्थिर टाइप का। तो स्थिर मतलब तो रुका हुआ हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो इस चैप्टर में अगर स्थिर कारक अगर आपको दिया हुआ है, जैसे 10 दिया, उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। 5 दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो ऐसे चाहिए जो चेंज, और चेंज कौन होता है, श्रम, यानी ये एल लेबर की बात कर रहा है। तो परिवर्ती कारक के प्रति इकाई उत्पादन से है। तो औसत उत्पाद की डेफिनेशन इंपोर्टेंट मानी जाती है, अपने आप में पूछे जाने वाली डेफिनेशन होती है। आईएम लिख दिया मैंने, आईएमपी कर देता हूं, इंपोर्टेंट, ठीक है ना। तो औसत उत्पाद से अभिप्राय परिवर्ती कारक के प्रति इकाई उत्पादन से। तो प्रति इकाई कैसे निकलता है बेटा, डिवाइड करके। तो औसत निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया मैंने लेबर से। औसत उत्पाद निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया मैंने किससे, लेबर से, ठीक है ना। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखो औसत होता क्या, औसत आपने बचपन में भी निकाला हुआ है। जैसे मान के चलो आप सुबह 3 रोटी खाते हो,
दिन में आप 5 रोटी खाते हो, है ना, और इवनिंग में मान लो आप कितनी खाते हो, 4 रोटी खाते हो, तो उसका औसत कितना निकला, औसत तो 5 3 8 8 4 12, और ये 3 टाइम क्या है तो 3 से, 4 टाइम है तो 4 से, ऐसे निकालते हो ना, है ना। तो कितना आ गया, जैसे 12/3, तो औसतन जो है आप 4 रोटी खाते हो एक बार में, है ना, यही होता है। क्लियर हो गया। अगर ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से निकालते तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2 ये भी होता है एवरेज निकालने का। तो औसत निकलता है कैसे, डिवाइड करके निकलता है बेटा औसत। तो वही क्या, मैंने टोटल को डिवाइड करना लेबर से यानी श्रम से, तो निकल जाएगा औसत। और ये लेबर अगर इसके साथ डिवाइड में वहां तक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो निकल जाएगा टीपी। देखो मैंने निकाला था, एपी को एल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाता है, टीपी। एपी को एल से मल्टीप्लाई कर दो क्या निकल जाता है, टीपी। क्लियर हो गया। देन उसके बाद सीमांत उत्पाद, सीमांत उत्पाद बोलिए, सीमांत भौतिक उत्पाद बोल सकते हो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो सीमांत उत्पाद से अभिप्राय वह अतिरिक्त उत्पादन है। अब यहाँ पे अतिरिक्त क्यों लगा है, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में आपको बार बार पढ़ाया हुआ है, जहां भी सीमांत लगता है उसका मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा जो होते हैं ना ये वर्ड होते हैं, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा चेंज की बात करता है, चेंज की बात। तो सीमांत उत्पाद वह अतिरिक्त उत्पादन है जो परिवर्ती कारक यानी जो चेंजेबल होता है, श्रम के इकाई टाइप की बात कर रहा है। तो जो अतिरिक्त वो अतिरिक्त उत्पादन है जो परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई, यानी आप जैसे जैसे उसकी इकाइयां बढ़ाते चले जाओगे तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो जब आपने 3 लेबर लगाई तो उत्पादन कर रहे थे 15, जब आपने 4 लेबर लगाई तो उन्होंने उत्पादन कर दिया 22। तो एक अतिरिक्त इकाई लगाने के बाद आपको कितना अतिरिक्त उत्पादन देखने को मिला है, तो 22 में से 15 के कितने, 7, तो 7 अतिरिक्त उत्पादन देखने को मिले। ठीक है ना, 7 क्वांटिटी ज्यादा मिल गई। तो वही बोल रहा है ये वह अतिरिक्त उत्पादन है जो परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई लगाने के कारण आपको जो अतिरिक्त उत्पादन मिलता है उसको बोलते हैं सीमांत उत्पाद। अब जैसे मान लो 4 के बाद 5 करता है, एक उत्पादन बढ़ा दिया, मान लो ये हो गया 25, तो कितने से बढ़ गया उत्पादन, ये 3 से बढ़ा इस बार। तो जैसे जैसे एक एक उत्पाद मतलब परिवर्ती कारक को आप बढ़ाओगे तो जो परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से होता है, तो जैसे आप परिवर्ती कारक की जैसे जैसे इकाइयां बढ़ाओगे तो जो अतिरिक्त उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहता है। इसको कैसे निकाला जाता है, टीपीएन में से टीपीएन-1 घटाया जाता है, टीपीएन में से टीपीएन-1 घटाया जाता है। और ये होता कैसे निकलता है मैं भी बताऊंगा, पहले से रफ कर लेते हैं फिर समझते हैं होता क्या। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है ना। ये देखो क्या है, एपी निकालने के लिए यानी एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड कर देते हैं, पहला फॉर्मूला। और अगर मुझे टीपी निकालना था, एल वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल से एपी की मल्टीप्लाई हो जाती है तो बनता है टीपी। ठीक है ना, 2 फॉर्मूले क्लियर हो गए आपके। ठीक है, ऐसे 4 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। डन। तीसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं वो हमारा क्या है कि एमपी निकालने के लिए टीपी एन में से टीपी एन-1 घटाया जाता है ना। और चौथा फॉर्मूला आपका टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी यानी समेशन ऑफ एमपी। इस जो ये वाला फॉर्मूला को ये भी लिख सकते हैं, टीपी एन में से टीपी एन-1 घटाओ और एल एन में से एल एन-1 घटाओ। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूला को समझाने की कोशिश करता हूं पहले बार में, और फिर तुम फ्लो में क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है, श्रम की इकाइयों को बोलते हैं बच्चे लेबर, यानी एल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है। उत्पाद की इकाइयां, अब सिर्फ उत्पाद लिखा है तो कौन सा उत्पाद मानते हैं हम इसको, टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पाद मानते हैं। कि औसत के बारे में औसत लिखेगा और सीमांत के बारे में सीमांत या अतिरिक्त ऐसा कुछ लिखेगा वो, ठीक है ना, तभी सीमांत की पहचान होती है। वरना कुछ ना बोला हो तो वो कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट होता है, इसको हम टीपी बोलते हैं। तो ये कह रहा है एपी निकालो और एमपी निकालो। क्लियर हो गया। अब हमें क्या देखना है कि देखो एपी का रिलेशन टीपी के साथ है, देखो एपी का रिलेशन टीपी के साथ है, एपी का रिलेशन टीपी के साथ है। एपी से टीपी या टीपी से एपी निकल सकता है, ये तो हमें समझ में आ गया। और एमपी भी टीपी के साथ रिलेशन रखता है, मगर एमपी और एपी का आपस में कोई संबंध नहीं है। एपी टीपी के साथ संबंध में है और टीपी एमपी के साथ संबंध में है, यानी एमपी से टीपी, टीपी से एमपी, ये निकल सकता है। एमपी से और टीपी से एपी और एपी से टीपी निकल सकता है, बट एपी और एमपी इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि टीपी से मैं एपी निकाल सकता हूं। कैसे, मुझे एपी निकालना है, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो हम डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम टीपी अपॉन में एल। तो टीपी को जब डिवाइड करूंगा एल से तो निकलेगा एवरेज, एवरेज के लिए डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो 4 अपॉन में 1 कितना आ गया 4, 12 अपॉन में 2 कितना आ गया 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 8, ये कितना आएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 7.2 आ रहा है। डेसिमल के 2 डिजिट आप निकाल सकते हो। अगर मान लो और भी डिवाइड हो रहा है
तो आप कर सकते हो डेसिमल के 2 डिजिट तक लेके चले जाया करो। फिर 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 8 2 जा 16। एपी निकाल दिया मैंने, फटाफट से आप भी नोट डाउन करिए। चलो अब हमें क्या करना है, अब निकालना है एमपी। एमपी कैसे निकलता है? एमपी एपी से तो निकलता नहीं है, टीपी से निकलता था। एमपी निकालने के लिए टीपी एन में से टीपी एन माइनस वन घटाना है। टीपी एन टीपी, ठीक है ना, ये एन मतलब लेबर की बात कर रहा है, नंबर ऑफ लेबर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे, पहले यूनिट पे बेटा, पहली यूनिट पे जहां पे एक होता है वहां पे तीनों टीपी एपी और एमपी तीनों बराबर होते हैं, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये बराबर नहीं होंगे, अगर ये क्वेश्चन 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये बराबर नहीं होंगे। ये एक पे, जहां पे एक लिखा होगा वहां पे तीनों बराबर होते हैं। समझ में आ गया? अब चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 में से ऊपर कुछ है घटाने के लिए, नहीं है ना, तो 4 में से 0 गया 4, 12 में से 4 गए कितना आएगा 8, 24 में से 12 गए कितना आएगा 12, 32 में से 24 गए कितना आएगा 8, 36 में से 32 गए कितना आएगा 4, 36 में 36 गए कितना आ गया 0, यानी नीचे से ऊपर वाला घटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। 28 में से 36 गए, अब देखो 28 में से अगर 36 घटाओगे तो माइनस का 8 बचेगा। अब 8 बच रहा 12, कितना बच रहा 8 ही बच रहा ना, तो माइनस का 8 बच रहा है। और 16 में से 28 घटाओगे तो माइनस का बचेगा कितना 12, ठीक है ना, कितना बचेगा माइनस का 12। क्लियर हो गया? अब इस फॉर्मूले को रीड करते हो तो समझ में, तो आगे कैसे निकाला, नीचे से ऊपर निकाल, घटा घटा के मैंने एमपी निकाल दिया, डिवाइड करके एपी निकाल दिया। इस फॉर्मूले को रीड करते हैं, ये क्या था ये फॉर्मूला, एमपी इज इक्वल टू टीपी एन में से टीपी एन माइनस वन घटा दो, ये था ना। सपोज करो मुझे इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, इन दोनों में क्या आता है देखो ध्यान से, मान लो मुझे निकालना टीपी 5, मुझे 5 वाला निकालना है, ये वाला निकालना है मुझे, यहाँ पे एमपी की वैल्यू चाहिए, ये वाला पोर्शन निकालना मान लो, तो कैसे निकलेगा देखो, टीपी एन, तो टीपी कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे टीपी क्या है, और टीपी एन मैंने 5 माना है तो 5 में से 1 गया 4, तो टीपी 5 में से टीपी 4 घटा दो, तो टीपी 5 में कितनी है 36, टीपी 4 में कितनी 32, 36 से 32 का कितना गया 4। तो इसलिए फॉर्मूला वही बनता है, नीचे से ऊपर घटाने वाला ही बनता है। बात समझ में आ गया क्या कहना चाहता हूं? यानी अगर हम ध्यान से इस चीज को समझे तो बन क्या रहा है, अगर मान लो मुझे इसका निकालना होता, यहां पे मान लो इसका निकालना है, इसका कैसे, तो टीपी 7 में से टीपी एन माइनस, देखो एन माइनस 7 मान लिया तो दूसरा एन माइनस 1 होता है, तो 7 माइनस 1 कितना हो 6, तो टीपी 6 करा दो, तो 7 में से 6 घटाओ कितना आएगा माइनस का 8, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर वाला ही तो घट रहा है। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से पढ़ते हैं, समझ में आ गया? यानी अब एक और देख लेते लास्ट, सपोज करो 8 निकालना है, तो टीपी 8 में से, अब 8 माइनस 1 मतलब 7, तो टीपी 7 घटाएंगे तो 16 में से 28 घटाएंगे तो आएगा माइनस वाला। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला क्या बचा, ये फॉर्मूला क्या बेटा, ये फॉर्मूला इसलिए होता है, जैसे मान के चलो ये फॉर्मूला सीखना चाहिए आपको, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे नहीं सीखते, आपको सीखना चाहिए बच्चे। देखो ठीक है, ये यहाँ पे जो अगले 2 चैप्टर है उसमें ज्यादा परेशान करता है इस टाइप का फॉर्मूला। देखो इस फॉर्मूले की पहचान, जैसे मान लो मैं इन्हीं का निकाल रहा था, 6 और 7 का निकाल रहा हूं, या इसका निकालो या इसका निकाल लेते हैं, चलो इस बार कुछ नया करते हैं, ठीक है ना। तो 2 और 3 के लिए निकाल रहा हूं मैं, तो टीपी इसका निकाल रहा हूं मैं, इसका, ठीक है, 3 का, इसको हटा देते हैं, तो टीपी 3 माइनस, अब 3 माइनस 1 यानी टीपी 2, तो टीपी 3 में से टीपी 2 घटाना है, अपॉन में है ना, एल एन, एल कितना 3 और एल एन माइनस 1 एल 2, ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे। तो टीपी 3 कितना मेरा 24 माइनस वही नीचे से ऊपर वाला यानी 12, वही आना तो वही है, और एल 3 कितना है 3, और एल 2 कितना है 2, तो कितना आ गया 12, और ये नीचे आ गया 1, तो 1 से 12 काटो कितना आएगा 12 ही रहेगा, तो देखो 12 ही आ रहा होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे, ये देखो आए ना, यहाँ पे कभी भी L3 L1 जो हम ये नीचे लगा रहे हैं, मैं इस फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि हर जगह जब घटाओगे ना तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड करके बेटा वही आंसर आता है, इसलिए हम टीचर इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको पता है कि हर जगह 1 1 1 1 ही आना है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को यूज ही नहीं करता टीचर। अब मगर दिक्कत कहाँ होती है, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं वो होते हैं थोड़े ज्यादा चंट चलाक। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट के इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे टीचर जो है गवर्नमेंट वाले इंटेलिजेंट होते हैं, मगर जो ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं वो प्राइवेट वाले लगाते हैं। प्राइवेट वाले पता है क्या करते हैं, देखो पेपर में क्वेश्चन यही आएगा, वो पता है क्या करते हैं, एक गायब कर देगा, एक पूरी बीच की लाइन ऐसे गायब कर देगा, ये लाइन, वो क्या उसने क्या दे दिया, उसने बोला ये बीच की लाइन गायब का मतलब है कि मान लो कुछ नहीं था, सीधा 4 के बाद 6 दे दिया। अब इन दोनों के लिए निकालना है एमपी, तो कैसे निकालोगे, देखो 36 में से 32 गया, की फॉर्मूला तो वही है ना, टीपी एन, एन कितना है 6, ठीक है ना,
और 6 माइनस 1 क्या होता है 5, बेटा यहाँ पे 5 है ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो देखो नीचे से ऊपर तो घटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो 36 में से 32 गए, टीपी तो घटाया। अब इसको भी घटाओ बेटा, तो 6 माइनस क्या हो गया 4, कितना गया 4, और यहाँ कितने आ गया 2। अब बेटा 4 नहीं है आंसर, अब कितना आएगा आंसर 2। अब तक क्या हो रहा था, हम जो घटा के निकाल रहे थे वही हमारा आंसर हो रहा था, जो भी हमने घटा के निकाला। हमने 24 में 12 घटाया 12 आया, 12 में से 4 घटाया 8 आया, 4 में से 0 घटाया 4 आया। क्यों हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे थे इनके, क्योंकि एक एक से डिवाइड हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर गैप एक से ज्यादा का आ जाए तो उस केस में बेटा डिवाइड करके निकालना पड़ता है, डिवाइड करके निकालना पड़ता है। और ये जो ज्यादा जो बेनिफिट होने वाला है अगले 2 चैप्टर्स में होने वाला है इसका, तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में नहीं भी आया ये वाला पोर्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले चैप्टर में ये जरूर कंपल्सरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं इस पार्ट को रोकूंगा और फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बाकी वीडियो। ये वाला क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है ना। इसमें भी क्या दिया हुआ है, श्रम की इकाई यानी एल दिया हुआ है, और कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है। आपको निकालना औसत उत्पाद यानी एपी और सीमांत उत्पाद यानी एनपी। तो एपी कैसे निकलता था मैंने बताया था, एपी निकालने के लिए यानी एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। टीपी को एल से डिवाइड करो, तो टीपी को एल से, तो 40 को 1 से करोगे तो 40 से आएगा। और वैसे ही मैंने बताया कि जो पहली यूनिट होती है, पहली मतलब 1, कई अगर बच्चे सोचते हैं पहली का मतलब 0 है, 0 नहीं, 0 पे नहीं होते बराबर, ना ही किसी और को बराबर होंगे, सिर्फ 1 पे, जहां पे 1 लिखा होगा वहां पे तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये तो समझ में आई गया होगा, है ना। अब 80 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 40, 80 को 2 से करो ना, ऐसे डिवाइड करो। 1 1 10 को करो जरा कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर डेसिमल, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये इसी तरह से चलने पे लगा हुआ है। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक मुझे आंसर चाहिए, तो 2 डिजिट तो ये रे। अब 2 डिजिट के बाद देखना, अगर अगली संख्या 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा, तो उसका एक आगे जोड़ के उसे खत्म कर दो। तो इस तरह से लिख सकते हम 36.6, अब एक आगे जोड़ दो तो 6 और 1 7 हो गया, समझ में आ गया ना। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको लेना है। अगर मान लो पीछे वाली संख्या जैसे 36.63 आता तो 63 लिख करके छोड़ देता, मैं 633 आता 63 छोड़ देता, 4 नहीं करता मैं उसको, 36.633333 आ रहा, मान लो 3 पे छोड़ देता, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा थी इसलिए मैंने आगे छोड़ दिया। आगे 130 को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 32.5, 32.5, ठीक है ना। उसके बाद अगला 140 को करोगे किससे 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 28। मुझसे पहले आप करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला है 140 डिवाइड बाय 6, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 3 आ रहा है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, तो कोई जरूरत नहीं, 5 या 5 से ज्यादा है क्या, नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे 23.33 लिख देंगे, एक आगे नहीं जुड़ेगा इसमें, क्लियर है, 23.33। और लास्ट है आपका 130 डिवाइड बाय 7, तो 7 1 जा 7, है ना, 6 आया, 7 8 जा 56, 4 बचा, 0 7 5 जा 35, 5 बचा, 5 होगा तो क्या 7 6 जा 7 7 जा 7 7 जा 49, और फिर बचा 1, तो 7 1 जा 7, तो कुछ नहीं हो रहा, यहां तक लिख लेंगे से कि अगली जो संख्या है वो 5 से छोटी है, तो उसकी इग्नोर मार देंगे उसे, ठीक है। तो 18.557 क्लियर हो गया। तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा बच्चा सबको, ठीक है। जिसको नहीं भी आता डरने वाली बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओ। अब एमपी निकालने के लिए, एमपी मतलब अतिरिक्त, सीमांत मतलब अतिरिक्त होता है ना, अतिरिक्त कैसे निकलता है, नीचे से ऊपर घटा के, तो 40 में 0 गया 40, 80 में से 40 गया 40, 110 में से 80 गया 30, 130 में से 110 गया 20, यहां पे 10 0, और ये आएगा माइनस का 10, क्योंकि 130 छोटा है, तो 130 में से 140 के कितना गया माइनस का 10 आ गया, समझ में आ गया। होप सो आपको देखो 2 क्वेश्चन, अब मैं भी अभी आपको और करवाने वाला हूं, मैं ये मान रहा हूं कि आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जहां पे हम और क्वेश्चंस करेंगे और फिर थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।